Good morning, class. Today we will start the parts of the skeleton, and in this lecture we will discuss about each part of the skeleton and its function. Okay, so let's start the part skull. Skull is a bony structure on the head. You can see here in this diagram the most upper part of that skeleton is called skull. It is a bony structure and it is made by 22 bones. Out of this, 8 flat bones from the brain box and which enclose and protect our brain, and 14 bones from the shape of our face. यानी कि इस टोटल 22 बोन्स में से जो 8 फ्लैट बोन्स होती है वो ऊपर वाला पार्ट डिसाइड करती है, मतलब ये वाला पार्ट बनाती है जिसे हम क्रेनियम भी कहते हैं. ठीक है, इस पार्ट के अंदर क्या होता है, इस पार्ट के अंदर की तरफ ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है और रिमेनिंग जो 8 में से जो 14 बोन्स होती है वो 14 बोन्स नीचे फेस वाली स्ट्रक्चर बनाती है. तो ओवरऑल ये पूरी स्कल 22 बोन से मिलकर बनी होती है. 14 ब्रेन में होती है. ठीक है, जहाँ पर ब्रेन प्रोटेक्ट होता है यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ पर 8 फ्लैट बोन्स होती है और टोटल जो 14 होगी वो फेस वाला पार्ट बनाती है. ठीक है, और ये सारी बोन्स जो होती है स्कल में ये फिक्स्ड होती है, मतलब आप देखेंगे कि इनमें से एक भी बोन्स मूवेबल या मोशन में नहीं रहेगी. ठीक है, ये फिक्स्ड होगी. केवल पूरे स्कल में से ये सारी बोन फिक्स है, केवल लोअर जॉ ऐसी बोन्स है जो यहाँ से एक ऐसे मैकेनिज्म है जिसे मूवमेंट कर सकता है, ऊपर नीचे मूवमेंट करता है. तो पूरी स्कल में से केवल एक ही पार्ट होता है जो मूवेबल होता है जिसे हम कहते हैं लोअर जॉ. ये लोअर जॉ. ठीक है, आप ऐसे भी जब भी कोई फूड को या बोलते हैं या फूड चबाते हैं तो आपने देखा होगा केवल लोअर जॉ मूव करता है, अपर वाला जॉ और ये सारा पोर्शन फिक्स होता है. ठीक है, तो पूरी स्कल में से जो मूवेबल पार्ट है वो सिर्फ कौन सा है, लोअर जॉ, जो जिससे हम फूड को च्यू करने में और बोलने में यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ द बैकबोन और स्पाइंस. ठीक है, इसके बाद हम जस्ट इसके पीछे वाला ये जो रीब केज दिख रहा है, रीब केज के पीछे की तरफ आपको एक लॉन्ग स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी बोन्स की जिसे हम कहते हैं बैकबोन. ठीक है, बैकबोन क्या करती है, बैकबोन आपके पूरे स्केलेटन की मेन एक्सिस है. अगर आप सीधे खड़े रह पा रहे हो, आप बैठे हो सीधे, तो उसका पूरा सपोर्ट किसका है उसमें, बैकबोन का. ठीक है, बिना बैकबोन के आप स्ट्रेट ना तो खड़े रह सकते थे, ना ही आपका पूरा स्केलेटन इस तरीके से पोजीशन ले पाता. ठीक है, यानी बैकबोन आपका मेन सपोर्ट है. ठीक, ये किससे बना होता है, ये देखो आप छोटी छोटी बोन्स नज़र आ रही है यहाँ पर पीछे की तरफ, नेक पार्ट से लेकर तो नीचे तक. ठीक है, इसमें टोटल 33 छोटी छोटी रिंग शेप की बोन्स होती है जिसे हम वर्टिब्रे कहते हैं. ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग अपनी बुक में. 33 स्मॉल बोन से मिलकर बना होता है, रिंग शेप की बोन होती है जिन्हें हम वर्टिब्रे कहते हैं. ठीक है, और यही छोटी छोटी बोन्स आपस में जुड़कर एक स्ट्रॉन्ग कॉलम यानी कि एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड या एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रेट कॉलम. ठीक है, सारी रिंग वाली जो बोन्स है इस तरह से आपस में अरेंज हो जाती है और एक कॉलम तैयार करती है और इस कॉलम को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं. स्पाइन क्या होता है, जनरली जो क्या प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जितने भी सेंसेशन हमारी बॉडी से जाते हैं उसे ब्रेन तक पहुंचाने के काम करती है. जैसे आप अपनी स्किन से किसी भी चीज़ को छूते हैं, ठंडा गर्म, आँखों से जो देखते हैं और कानों से जो सुनते हैं, नाक से जो स्मेल या फ्रेगरेंस लेते हैं, इस तरह के जितने भी सेंसेशन है, किसी भी टाइप का पेन है या बोल सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाले सारे के सारे सिग्नल को आप अपने ब्रेन तक कैसे समझते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड ही सिग्नल को बॉडी से ब्रेन तक भेजने का काम करती है. ठीक है, साथ में बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रेट कॉलम सपोर्ट भी करती है. और द जॉइंट्स वेयर द वर्टिब्रेट मीट्स अलाउ स्लाइंट मूवमेंट. आप देखना, आप आराम से ये जो कॉलम बनने के बाद है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है. आप नीचे झुककर देखिए, ये थोड़ा सा बैंड भी हो जाएगी, पीछे की तरफ
मुड़ कर देखिए, थोड़ी सी पीछे मुड़ो, साइड में, लेफ्ट राइट, सारे मूवमेंट आप करके देखेंगे तो ये बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग और एकदम रिजिड नहीं होती है ना। ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। ये जो वर्टिब्रे होते हैं ये आपस में मिलकर एक मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं वर्टिब्रेट कॉलम को, ठीक है। पूरी तरह से तो फ्लेक्सिबल नहीं होगी जैसे एक रबर स्ट्रक्चर होती है, बट हाँ जितना हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, हम आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे की तरफ, राइट लेफ्ट, उतना मूवमेंट ये कर लेती है, ठीक है। नाउ ये इस मूवमेंट के कारण ही हम आसानी से बैंड यानी कि मुड़ सकते हैं, और ट्विस्ट मतलब घूम सकते हैं, हमारी बैक को घुमा सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड तो आपने देखी होगी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। देखो ये है बैकबोन जिसको हम वर्टिब्रेट कॉलम बोलते हैं, और छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी है। और मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह के मूवमेंट है, आप इस तरह मुड़ सकते हो, ये कितनी फ्लेक्सिबल है, देखो ये आगे की तरफ झुक गई है, पीछे भी जा सकती है, इस तरह की पोजीशन भी ले सकती है, और इधर वाली पोजीशन तो ऑलवेज रहती है, ठीक है। नाउ रीब केज। रीब केज क्या होता है? केज का मतलब होता है पिंजरा या जाली जैसी कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। और रीब्स मतलब चेस्ट वाली बोन्स को हम रीब्स कहते हैं। तो रीब यानी चेस्ट बोन से मिलकर बना हुआ है केज या पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर, जैसे आपको नज़र आ रही है ना, ये इस तरह की एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसी स्ट्रक्चर रीब केज कहलाती है। ये कितने पेयर्स ऑफ थीन और कर्व्ड बोन से बनी होती है? टोटल 12, ठीक है, 12 पेयर्स होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है 11, और एक ये सबसे ऊपर वाली 12, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर 12 पेयर कहा है, यानी जितनी 12 इस साइड है उतनी 12 इस साइड है, दोनों साइड 12 बोन्स होती है, और यही मिलकर एक रीब केज बनाती है। और इसके बनाने का क्या सेंस है? जैसे मैंने आपको बताया कि स्कल है, स्कल के अंदर क्या प्रोटेक्ट होता है? हमारा ब्रेन, ठीक है। उसी तरह ये जो रीब केज होता है ना, इसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टर रहते हैं। लंग्स अंदर की तरफ होते हैं इस रीब केज के, और हार्ट भी इसके अंदर होता है, ताकि बॉडी को एकदम बाहर से आने वाले जर्क से हार्ट और लंग्स जैसी बिल्कुल सेंसिटिव ऑर्गन को हम बचा सकें, ठीक है। तो ये टोटल 12 पेयर्स ऑफ रीब्स से बनता है, जो आपस में आगे से तो एक छोटी बोन से जुड़ी होती है, पर पीछे से ये कहाँ जुड़ी होती है? बैकबोन से। जो बैकबोन आपको नज़र आ रही है ना, इस बैकबोन से जुड़ी हुई ये रीब्स होती है। आपको दिख रहा होगा पीछे बैकबोन है और आगे छोटी सी बोन से, तो इस बोन से जुड़कर कहाँ जुड़ी है? पीछे बैकबोन से, ठीक है। और उसमें से भी जो पहली 10 पेयर है वो बैकबोन से जुड़ी है, और नीचे वाली जो 2 रहती है, 12 में से 10 तो बैकबोन से जुड़ी है, पर नीचे वाली जो देखो आप नीचे नज़र आ रहा है आपको, ये वाली बोन्स और एक और ये वाली बोन्स, ये 2 बोन्स ऐसी हैं जो आगे की बोन्स आपको दिख रही होगी काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है। नीचे वाली 2 बोन्स टर्न लेकर कवर नहीं बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब होता है जो इस तरह से कर्व शेप में दोनों साइड आगे और पीछे दोनों से नहीं जुड़ी होती, वो इस तरह से हवा में होती है, आपको नज़र आ रही होगी। एक तो ये पीछे है और एक ये रही, 1 2 1 2, है ना। तो टोटल 2 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ये 1 और ये 2, ठीक। नाउ लिम्स। अब लिम्स के 2 पेयर्स होते हैं, 4 लिम्स और आर्म्स, ठीक है। 4 लिम्स या को ही हम आर्म्स भी कहते हैं, आर्म्स मतलब भुजा, ठीक है। तो उसके कितने पेयर होते हैं? टोटल 2 पेयर्स होते हैं। 2 पेयर्स मतलब 2 अपर, एक पैर ऊपर की तरफ और एक पैर नीचे। तो लिम्स मतलब ये वाली, ये इसमें से हम हेड लिम्स और लेग्स की बात करेंगे, ठीक है। एक 4 लिम्स और आर्म का मतलब होता है हाथ, ठीक, और एक हिंड लिम्स और लेग्स का मतलब होता है पैर, ये याद रखिएगा। 2 पैर होते हैं ना, तो ये 2 आर्म हैं और 2 लेग है, तो इसलिए 2 हम यहाँ कहेंगे 4 लिम्स है और 2 हिंड लिम्स है। अब पहले 4 लिम्स की बात करें तो वो इस तरह से शोल्डर है, शोल्डर से बॉल एंड सॉकेट वो जॉइंट से ये जुड़ा होता है, ठीक है। इस बोन्स को, जो शोल्डर के बाद वाली बोन्स है, उसे हम कहते हैं ह्यूमरस, ठीक। और जहाँ ये जो कॉलर बोन्स होती है, कॉलर बोन्स मतलब जब आप रीब केज में देखेंगे तो ये यहाँ से सबसे आगे से जुड़ी हुई एक बोन्स होती है, ठीक है, जो शोल्डर से कनेक्ट होती है, तो उसको हम कहेंगे कॉलर बोन। नाउ कॉलर बोन के बाद ये जो शोल्डर वाली बोन है, इसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं, और इसी से जस्ट हमारा हैंड ये या 4 लिम्ब जुड़ी होती है। 4 लिम्ब की पहली बोन्स कहलाती है ह्यूमरस, ठीक है। और इस बोन के बाद यहाँ पर एल्बो पे जॉइंट होता है,
एल्बो मतलब एक तरह का जॉइंट है जहाँ से आप हैंड मूवमेंट कर सकते हो। अब यहाँ से कहीं से हैंड मूवमेंट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आसानी से मूवमेंट कर सकते हो एल्बो के थ्रू। तो एल्बो जॉइंट है, और एल्बो के बाद टोटल कितनी बोन्स हुई है? 2 बोन्स, ठीक है। उसमें से एक जो पहली वाली है उसे रेडियस कहते हैं, इसको बोलते हैं अल्ना, रेडियस और अल्ना, ठीक है। उसके बाद आती है रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, रिस्ट बोन्स आती है। देन उसके बाद आती है फिंगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आर्म भी 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर आर्म एंड लोअर आर्म। सेम उसी तरह लेग की बात करते हैं, अपर लेग एंड लोअर लेग। लेग भी जैसे ये बॉल सॉकेट से जुड़ा हुआ है शोल्डर से, वैसे ये हिप बोन्स जो होती है, हिप ग्रिडल भी बोलते हैं, उससे लेग जुड़ा होता है। लेग के जैसे यहाँ फर्स्ट बोन्स है ना, सिंगल बोन्स है, वैसे यहाँ पर भी एक सिंगल बोन होती है फीमर। पूरी बॉडी में, पूरे स्केलेटन सिस्टम में सबसे बड़ी बोन जो होती है वो फीमर कहलाती है, ये याद रखिएगा आप, थाई बोन है, ठीक है, ये थाई वाला हिस्सा है। देन आते हैं नीज़, नीज़ एक जॉइंट है, जैसे एल्बो जॉइंट है वैसे नीज़ जॉइंट है। फिर यहाँ पर भी 2 बोन्स होती है, जैसे यहाँ पर हैंड में 2 बोन्स होती है ना, रेडियस और अल्ना, वैसे ही यहाँ पर 2 बोन्स होती है, टिबिया और फिबुला, ठीक। देन जैसे यहाँ रिस्ट आता है, कलाई, वैसे यहाँ पैर की जो कलाई बनी होती है उसको हम कहते हैं एंकल, ठीक है। देन आता है फुट और देन टॉस यानी फिंगर वाली बोन्स, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। नाउ आर्म्स में देखेंगे तो बोन्स ऑफ द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइंस बाय द शोल्डर ग्रिडल, यानी आर्म्स की जो बोन्स होती है, दिख रहा है आपको, शोल्डर ग्रिडल से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। नाउ अपर आर्म्स हैज़ अ 1 बोन विच इज़ कॉल्ड ह्यूमेरस एंड लोअर आर्म्स हैज़ अ 2 बोन्स विच इज़ कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना, जो मैंने अभी आपको बताया। सेम उसी तरह लेग जो है वो हिप ग्रिडल से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसके अपर आर्म वाली जो अपर साइड वाली जो बोन्स होती है उसे हम फीमर कहेंगे, और लोअर वाली जो 2 बोन्स है उसका नाम है टिबिया और फिबुला, ठीक है। आपको सिर्फ नेम ही लर्न करना है। नाउ ग्रिडल, ग्रिडल्स क्या होते हैं? 2 टाइप के ग्रिडल्स होते हैं, एक शोल्डर ग्रिडल जहाँ पे आपकी जो फोर लिम्ब से या आर्म से जुड़ी होती है, और एक हिप ग्रिडल होता है जिससे पैर जुड़े होते हैं, ठीक है। नाउ द लिम्स आर नॉट जॉइंट डायरेक्टली, मतलब ये किसी भी बैकबोन से ये डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं होती, ये ग्रिडल से जुड़ी होती है ताकि ग्रिडल इनको आगे पीछे मोशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और जैसे शोल्डर मतलब हमारे हाथ है वो शोल्डर ग्रिडल से जुड़े हैं पहले, और लेग किससे जुड़े हैं पहले? हिप ग्रिडल से, ठीक है। अब देखो उसमें आगे है कॉलर बोन, तो ये इस तरह से हमारे जब आर्म फिट होते हैं, ये आर्म आगे पीछे ऐसे मोशन कर सकता है दोनों साइड में, ठीक है। ये बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। अब इस जॉइंट से जस्ट जुड़ी हुई एक बोन्स होती है, इसे हम कहते हैं कॉलर बोन। आप जब अपने आप को ऐसे छू कर देखेंगे तो आपको शोल्डर के बाद एक बोन्स पीछे से नज़र आएगी, जो पीछे वाली साइड से होगी, नेक से शोल्डर के बीच में होती है, जिसको अपन कहते हैं कॉलर बोन, ठीक है। नाउ बैक बोन की बात करेंगे तो आपको जस्ट पीछे आपकी कमर वाला हिस्सा, वहाँ पर आप जब छू कर देखेंगे तो जस्ट ये हिप बोन से, हिप ग्रिडल से जस्ट ऊपर की तरफ वाला हिस्सा रहता है, वहाँ पर बैक बोन इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे अपनी बॉडी को छू कर भी बोन्स को समझ सकते हैं। नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। तो अब हम अभी तक हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, स्केलेटन्स के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कैसे मूवमेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण डेली वो हम लोग कई सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, ठीक है, और जंपिंग। हमारी बॉडी को अब अलग अलग फंक्शन या वर्क करने के लिए हम अलग अलग टाइप के मूवमेंट देते हैं। जैसे बाइक चलाने के लिए अलग होता है, साइकिल चलाना अलग होता है, फिर कोई वर्क करना है, किसी चीज़ को कैरी करना है, किसी चीज़ को रखना है, कोई वेट उठाना है, ठीक है, वॉक करना है। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं उन सभी के लिए बॉडी का मूवमेंट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी 3 गिवन है, जहाँ पर ये बताया गया है कि डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, है ना, हर एक बोन्स के थ्रू अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करना है, ठीक। आपको यहाँ पर टेबल बना कर दी है कि रोटेट कम्प्लीटली, रोटेट पार्टली यानी कि आधा ही रोटेट होता है, बेंड्स यानी मुड़ जाता है, डज नॉट मूव एट ऑल जो मुड़ता ही नहीं है, इनमें से कोई भी मोशन नहीं करता है। तो जैसे आर्म है, ठीक है, तो आपकी जो आर्म है वो कम्प्लीटली रोटेट हो जाती है, आप उसे पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरे हाथ को अपने चलाकर देख सकते हैं, ठीक।
और अब ये पार्टली रोटेट नहीं होता, ये बैंड भी नहीं होता, तो यहाँ पर नहीं और यहाँ पर यस आएगा। नेक है तो नेक आपकी पूरी तरह से पीछे की तरफ नहीं जा सकती, सिर्फ आप साइड साइड तक, लेफ़्ट और राइट तक की नेक को घुमा सकते हैं, तो इसका मतलब ये पार्टली रोटेट होती है। फिर हेड है तो आपका जो सर है उस सर को आप सिर्फ झुका सकते हो, ठीक है। सर को आप ऐसे साइड में बैंड नहीं कर सकते, आपको सिर्फ दोनों मतलब चारों साइड से राइट लेफ़्ट आगे की तरफ और पीछे की तरफ हल्का सा आप सिर्फ बैंड कर सकते हो, उसको मोशन में रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हैंड वाले पार्ट को तो वहाँ पर बैंड लिखा है। तो उसी तरह आपको बैक और रिस्ट, फिंगर, नीज, एंकल, टो, एल्बो, इन सब के बारे में लिखना है। ये आपका बेसिक नॉलेज है। आप अपनी बॉडी का मूवमेंट करवा कर इन सभी पार्ट के मूवमेंट करवा कर यहाँ पर यस और नो फील करना, ठीक है। नाउ एक और एक्टिविटी गिवन है, ये शो करना है कि हम हमारी बॉडी को बैंड या मूव कर सकते हैं केवल उसी पॉइंट से जहाँ पर जॉइंट अवेलेबल होते हैं। बिना जॉइंट के हम हमारी बोन्स को मूव नहीं कर सकते, अदरवाइज बोन्स ब्रेक हो जाएगी। तो ये एक एक्टिविटी गिवन है कि आप अपने हैंड को इस तरह से वुडन स्केल से बांध कर देखिए, ठीक है। क्या अब आप अपने हाथ को बैंड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि वुडन स्केल बिल्कुल सीधी है, इनमें कहीं भी जॉइंट नहीं है। और अपने हाथ को अपने इस तरह से बांध दिया है तो अगर ये मुड़ ही नहीं सकती तो आपका हाथ भी नहीं मुड़ेगा। सेम उसी तरह ये चीज़ आपको समझाइए कि यहाँ पर अगर आपका हाथ भी इस तरह से एक सिंगल बोन होता तो आप इसे बैंड नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर एक बोन आती है, फिर जॉइंट आता है, फिर अगली बोन्स आती है। तो ये जो जॉइंट हमें मिला है ना, ये जॉइंट बॉडी में इसीलिए होते हैं जिसके कारण आप मूवमेंट कर सकते हैं। बिना जॉइंट के आप किसी भी बोन्स को मूवमेंट या बैंड नहीं करवा सकते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है जॉइंट। जॉइंट क्या होते हैं, जो कि आपने लास्ट 5th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो जो बोन्स होती है, जहाँ बोन्स आपस में एक दूसरे से जॉइंट होती हैं, जहाँ पर मिलती है, उस जगह को हम जॉइंट कहते हैं। यानी कि द प्लेस वेयर 2 and more बोन्स जॉइन इज कॉल्ड अ जॉइंट, ठीक है। जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। बोन्स आर जॉइंट बाय, अब कैसे जॉइंट होती है बोन? ये कोई नेचुरल चीज़ है, ये कोई ग्लू या वो लगाने की फेविकोल या लगाने की चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये नेचुरली बनी हुई चीज़ है, यानी कि ये या तो टफ फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं लिगामेंट्स। याद रखिएगा, बोन्स किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट से, ठीक है। द एंड्स ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग अ जॉइंट इज लाइंड विद द लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड अ कार्टिलेज। और जो बोन्स जहाँ पर आपस में मिलती है, तो दोनों बोन्स के जो एंड होते हैं, ठीक है, वो एक जॉइंट आपस में हो जाते हैं एक लाइन टिश्यू से, जिसको अपन कहते हैं कार्टिलेज, ठीक है। और ये कार्टिलेज क्या करती है, दोनों बोन्स के जो एंड हैं उसको स्मूथ बनाती है, और दोनों के बीच में जब ये मूवमेंट करेगा तो ये दोनों बोन्स एक दूसरे से टकराएगी ना, तो बोन्स घिसती रहेगी, बट ये जो सॉफ्ट टिश्यू है दोनों एंड को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगी और दोनों बोन्स के बीच से फ्रिक्शन को ख़त्म कर देती है, फ्रिक्शन नहीं होने देती है, ठीक है। तो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है बॉडी के पार्ट्स में भी, जैसे अपर पार्ट है, ईयर वगैरह। आप अपने कान को पकड़ कर देखिए, कान को जब आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ना वो एक बोन है ना एक मसल है, ठीक है। वो क्या है? कार्टिलेज है। अपनी नाक है, नोज़ है, उसके सबसे आगे वाले टिप को पकड़ के देखिए, वो दिखने में काफ़ी कड़क और सॉलिड लग रहा है, लेकिन जब आप उसे बैंड करोगे या पकड़ोगे तो वो आसानी से फ्लेक्सिबल भी है, मुड़ भी जाएगा। तो इसका मतलब है ना तो वो बोन्स जैसा हार्ड है और ना ही वो मसल जैसा सॉफ्ट है, ठीक है। तो दोनों के बीच की स्ट्रक्चर है वो, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ जॉइंट में फर्स्ट है इमूवेबल जॉइंट्स और फिक्स्ड जॉइंट्स। इमूवेबल का मतलब होता है ऐसे जॉइंट्स जो मूवमेंट नहीं करते, उसके नेम से ही आपको समझ में आ जाएगा। इमूवेबल ऐसे जॉइंट्स जिसमें मोशन नहीं होता, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बोन्स, जैसे अभी अपने पढ़ा ना कि स्कल, पूरी स्कल में ये जो बोन्स होती हैं, ये बोन्स, ये बोन्स, ये बोन्स, ये सब आपस में फिक्स है, इनका कहीं से कहीं तक कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो स्कल कौन सी होती है? इमूवेबल जॉइंट्स होता है। लेकिन स्कल में हम किसको छोड़ेंगे? लोअर जॉ को, क्योंकि लोअर जॉ में मूवमेंट होता है। लोअर जॉ ऐसे चलता है ना अपन नीचे, आप जब खाना चबाते हो बोलते हो, तो केवल लोअर जॉ को छोड़ के ऊपर की सारी बोन्स क्या कहलाती है? इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है।
जो आपस में एक दूसरे से जुड़े तो है, पर इनके बीच में भी कौन क्या लगा है जो दोनों बोन्स को आपस में जोड़ता है और सॉफ्ट मटेरियल है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, दोनों बोन्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होती है। ठीक, जो मूवमेंट अलाउ नहीं करती वो कार्टिलेज फिक्स होती है। नाउ ये तो इमूवेबल था, यानी कि बिल्कुल भी नहीं मूव कर सकते। अगला है स्लाइटली मूवेबल, जिसमें पूरी तरह से नहीं पर थोड़ा मूवमेंट होता है। तो ऐसे जॉइंट्स विच अलाउ अ वेरी लिटिल ऑफ मूवमेंट टू द प्रेजेंस ऑफ द पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, मतलब कुछ ऐसी कार्टिलेज दोनों बोन्स के बीच में फिक्स होती है, एक पैड जैसा लगा होता है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट टाइप की होती है, जो कम से कम बैंड हल्का सा मुड़ने देती है बोन्स को। ठीक है, तो इस तरह का मूवमेंट कहलाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये वर्टिब्रेट आपने देखी होगी, ये वर्टिब्रेट बिल्कुल ईजीली बैंड हो जाती है। इसके चारों मोशन हमने देखे थे, आगे की तरफ बैंड होती है, पीछे साइड लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये इस तरह से हल्का सा जो इसमें जो बैंड आता है वो किसके कारण आता है, क्योंकि ये 33 बोन से मिलकर बनी है। हर एक बोन्स के बीच में इस तरह के पैड लगे हुए हैं। ये ऐसी पैड मतलब ये कार्टिलेज ही है जो बोन्स के बीच में होती है, बट ये वाली कार्टिलेज कैसी होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप की, जो ईजिली बैंड होने देती है। ठीक है, अब ये बोन्स अगर हल्की सी बैंड भी हो जाती है तो ये पैड जो लगा है ये इसको ब्रेक नहीं होने देगा। ठीक है, नाउ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, थर्ड कैटेगरी है फ्रीली मूवेबल, यानी कि जो जॉइंट आसानी से मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका शोल्डर वाला जॉइंट है, आर्म जो है आपकी वो आप घुमा कर देखो चारों डायरेक्शन में घूमेगी, है ना, पूरा सर्कल बनाती है। तो अपने हाथ को आप जब मूव करवाओगे तो एक सर्कल वाला शेप बनेगा, यानी कि चारों तरफ घूम सकती है। तो मोस्ट ऑफ द जॉइंट ह्यूमन बॉडी में फ्रीली मूवेबल जॉइंट से, फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, आप देखो अपनी आर्म को इस तरह से शोल्डर से कनेक्ट होती है, और जब इस आर्म को पूरी तरह से आप ऐसे रोटेट करते हैं तो ये पूरा मूवमेंट देती है, यानी कि फ्रीली मूव कर रही है। फ्रीली मूव मतलब चारों डायरेक्शन में घूम जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो आर्म बॉल, ये जो बॉल शेप्ड एंड होता है वो कहाँ जुड़ा होता है, आर्म पे। ठीक है, और शोल्डर साइड में सॉकेट होता है। ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये आपकी आर्म समझ लीजिए, ये आर्म्स बोन है और आर्म के एंड पर इस तरह से बॉल स्ट्रक्चर होती है, और ये अंदर जो गड्ढा है इस तरह का जहाँ पर ये बॉल फिट है, ये वाला होता है अपना शोल्डर वाला पार्ट। ठीक है, यानी कप शेप्ड का सॉकेट बना होता है शोल्डर में, और ये जो बॉल होती है ये इस शोल्डर के अंदर फिट हो जाती है ऐसे। ठीक है, अब ये बॉल फिट है यानी ये इससे अलग भी नहीं हो सकती और ये इजीली अंदर घूम सकती है। अब इस जो रॉड है इसको पकड़कर आप चारों डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये बॉल इजीली अंदर घूमती रहेगी, चारों डायरेक्शन में ऐसे भी घूमती रहेगी। ठीक है, चारों तरफ से ऐसे गोल घूमती रहेगी। तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी बॉल जैसी बोन से एक फिट हो जाती है और यहाँ पे कप बना होता है शोल्डर पे, तो ये जो आपका हैंड है ये आसानी से घूम सकता है सारी डायरेक्शन में। ठीक है, इसलिए इसको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। तो फ्रीली मूवेबल में फर्स्ट टाइप क्या था, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, अब फ्रीली मूवेबल में ही हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे, हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट मतलब ये एल्बो और नी का जॉइंट। ठीक है, इसकी कैटेगरी अलग क्यों की हमने, क्योंकि ये एक ऐसा जॉइंट है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन अलाउ करता है। आप अपनी जो एल्बो है उससे आप ये वाली दो बोन्स के बीच में मोशन सिर्फ इसी डायरेक्शन में कर सकते हो। आप अपने हाथ को अपने शोल्डर की तरफ मोड़ सकते हो, इससे जस्ट अपोजिट नहीं ले जा सकते, अपोजिट पॉसिबल नहीं होता। वैसे ही अपने नीज़ को, पैर को अंदर की तरफ मोड़ सकते हो, ऐसे उल्टा बाहर की तरफ नहीं मोड़ सकते। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, हिंज जॉइंट का मतलब ये होता है कि जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करे उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका डोर, ठीक, डोर को आप उल्टा ले जाएंगे तो टूट जाएगा, वो एक लिमिट ही है उसकी वहाँ तक ही। जैसे ये डोर है तो डोर को आप आसानी से ऐसे यहाँ तक लाके डोर रुक जाएगा, और अगेन यहाँ तक आने के बाद भी डोर रुक जाएगा। इधर वॉल है और यहाँ आपने फिटिंग कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट ही ले सकता है। तो इस तरह से जो सिर्फ आधा ही मूवमेंट ले पाए एक ही डायरेक्शन में उसे हम कहेंगे हिंज जॉइंट। ठीक है, तो हिंज जॉइंट किस किस का होता है, नी का भी होता है और एल्बोज का भी होता है। ठीक है, तो याद रखना, दे अलाउ द मूवमेंट टू द बोन्स इन अ वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करे उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो आपका फ्रीली मूवेबल में फर्स्ट कैटेगरी है बॉल एंड सॉकेट, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में सेकेंड कैटेगरी है हिंज जॉइंट। देन थर्ड कैटेगरी है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट मतलब कुछ इस तरह से, जैसे ये सुई की नोक जैसी एक स्ट्रक्चर है बोन्स की, और ऊपर की तरफ इस तरह से इसे गैप मिल जाए
तो ये नोक इसके आसपास ये वाला जो पार्ट है ये आसानी से इस नोक पे घूमता रहेगा, ठीक है। तो उसे हम पाइवोट कहते हैं। पाइवोट का मतलब होता है कि जब कोई एक बोन्स के ऊपर दूसरी बोन्स इस तरह से टिकी हो कि वो आसानी से गोल गोल घूम सके इजीली, तो उसे हम पाइवोट कहते हैं। जैसे कि आप अपनी वॉच को देख सकते हैं, ठीक है, घड़ी को। तो वॉच में आपने देखा होगा बीच में जो उसके हैंड्स होते हैं, लॉन्ग हैंड्स होता है, वो मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, तो वो एक ही जगह फिक्स है लेकिन वो घूम चारों दिशा में रहे। सेम उसी तरह आपकी जो नेक होती है, नेक वाली जो बोन्स है वो भी इस तरह से फिक्स है, लेकिन उसके अलावा आपकी बोन्स उसके ऊपर आसानी से घूम सकती है, ठीक है। तो ये पाइवोट कहलाता है। जैसे कि आप अपने सिर को बैकबोन से जोड़ रखा, ये आपकी बैकबोन है, बैकबोन से आपकी स्कल जुड़ी हुई है, ये वाला जॉइंट कहलाता है पाइवोट जॉइंट। अब ये जॉइंट तो है लेकिन इसके अलावा आपकी स्कल इसके ऊपर आसानी से घूम सकती है। जैसे मैंने अभी ये आपको मिनट हैंड सेकंड हैंड दिखाया ना कि ये क्या होता है, एक ही पॉइंट से अटैच है। अब ये चारों तरफ आसानी से घूम सकते हैं, बस एक पॉइंट अटैच है। सेम उसी तरह ये भी अटैच है यहाँ से, लेकिन ये आसानी से अपनी गर्दन को आप घुमा कर देखिए, चारों तरफ घूम सकती है। तो आपकी बैकबोन पर ही अटैच है लेकिन उसके बावजूद भी चारों डायरेक्शन में ईजिली मूवेबल है, जिसे हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट। उसके बाद आता है ग्लिडिंग जॉइंट। ग्लिडिंग जॉइंट का मतलब होता है जो बोन्स को ग्लाइड कर दे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और हल्का सा मूवमेंट प्रोवाइड करे हर डायरेक्शन में। जैसे कि आप ये अपनी इसकी बात करते हैं, एंकल की, पैर की एड़ी की, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है कि बोन्स अटैच हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाती है। जब आप इसको आगे की तरफ खींचोगे तो ये बोन्स इसके ऊपर थोड़ी सी आ जाएगी, ये बोन्स अपनी जगह अंदर बनाने लगेगी। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि जब आप मूवमेंट करवाते हो तो पहली बोन दूसरी बोन के ऊपर एक दूसरे पर ग्लाइड कर जाती है, एक दूसरे पर इस तरीके से सपोर्ट कर जाती है, जिसके कारण वो आसानी से थोड़ा सा मूवमेंट बना सकती है। जैसे कि ये वाली बोन्स अलग घूम रही है, कनेक्ट दोनों एक ही लाइन से, लेकिन ये वाला अलग घूम रहा है और ये अलग घूम रहा है, ठीक है। तो आसानी से दोनों के बीच का मूवमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऐसे समझ में ना आए तो आप ऐसे भी देख सकते हो अपनी रिस्ट को, ठीक है। ये अपनी रिस्ट या कलाई देखो तो इसको आप ऐसे 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 हल्का हल्का मूवमेंट दे सकते हो आगे पीछे। अपनी कलाई को आप ऐसे ऐसे घुमा कर देखिए, ठीक है। ये चारों ही डायरेक्शन में ईजीली मूवमेंट आपको दे रही है। सेम उसी तरह पैर की जो एंकल है उसको भी आप घुमाएंगे तो हल्का हल्का सा मूवमेंट देगी, ठीक है। तो रिस्ट और कार्पेल इस तरह की जो मोशन रहता है वो ग्लीडिंग जॉइंट के कारण होता है। नाउ मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। हमें पता है कि अब ये जो बोन्स होती है, सपोज कीजिए कि खाली स्केलेटन होता हमारी बॉडी में, तो क्या खाली स्केलेटन घूम सकता था? नहीं, उस स्केलेटन को घूमने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। मसल्स ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब आप ऑटोमेटिकली केवल स्केलेटन से तो आप इस बोन्स को उठा ही नहीं सकते थे ना। सपोज कीजिए अगर खाली स्केलेटन होता तो ऐसी कोई पावर ही नहीं होती आपके पास कि जो आप इस बोन्स को ऐसे करते, क्योंकि ये तो जॉइंट है। जैसे ही आपने उसको उठाया तो ये वापस नीचे गिर जाता, ठीक है। यानी स्केलेटन की जो सारी बोन्स है वो तो जॉइंट्स वाली है ना, हर जगह जॉइंट है। तो आप अगर अपने हाथ को इस तरह से उठाते तो अगेन वो वापस नीचे सीधा हो जाता, तो आप लगातार एक पर्टिकुलर पोजीशन ले ही नहीं पाते। तो ओवरऑल बात यह है कि जो आपने कहा कि आपके स्केलेटन की हेल्प से आप मोशन या मूवमेंट कर सकते हैं, तो उसको सपोर्ट करने वाला कौन होता है? मसल्स, ठीक है। बोन्स आपस में एक दूसरे से अटैच होती है लिगामेंट्स के थ्रू, ठीक। और वो जो मसल्स होती है वो बोन्स से अटैच होती है। जैसे ये बोन्स थी ना, अब बोन्स के चारों ओर आप अपनी बॉडी को हाथ लगाइए, ये देखो इस तरह से ये बोन्स है, तो इसके आसपास ये भी मसल है और ये भी मसल है। ये दोनों मसल होती है जो इस बोन्स को पूरी तरह से कवर अप करके रखती है, ठीक है। तो सारी बोन्स को कवर करने का काम कौन करता है? मसल्स, ठीक है, जिसके कारण वो बोन्स मूव कर सके। अब मुझे ये इसको मूवमेंट करवाना है, यहाँ से हाथ उठाना है, तो ये मसल्स ऐसी रहेगी जो इस बोन्स को ऊपर की तरफ उठाने में या पोजीशन चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। और द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर। अब मसल्स और बोन आपस में कैसे अटैच होगा? एक सॉलिड है और एक वो बहुत ही सॉफ्ट मस्कुलर पार्ट है, तो वो किससे अटैच होता है? टेंडन से। यहाँ बीच में क्या होता है? टेंडन लगा होता है, जो टेंडन से ये दोनों आपस में आसानी से चिपके हुए रहते हैं। द नंबर्स ऑफ मसल्स वेरीज फ्रॉम, अब कितनी मसल्स होती है ऐसी टोटल ह्यूमन बॉडी में? 656 से लेकर 800 मसल्स होती हैं।
उसमें से 639 स्केलेटन मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट के कारण मूवमेंट को करवाती है। यानी कि पूरी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जितना भी हम बोन को मूवमेंट करवाते हैं, बॉडी को मूवमेंट कराते हैं, उन सब के पीछे कितनी मसल्स वर्क करती है? 639। ठीक है, जो हमें अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो आप देखो आपकी मसल्स हेल्प करती है, आपके चिक वाली मसल्स। ठीक है, आप कुछ चबा रहे हो तो आपको मसल्स हेल्प करती है। पुश फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, खाना आप अगर स्टमक तक पहुंचा रहे हो तो वहाँ भी फूड पाइप भी एक मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप सांस ले रहे हो तो ब्रीदिंग कर रहे हो, हार्ट बीटिंग कर रहे हो, हार्ट भी एक खुद मसल है। तो इस तरह की कितनी मस्कुलर जो मसल्स होती है जो पूरी बॉडी में एक्टिविटी करवाती है। ठीक है, देखो टेंडन से कैसे, ये टेंडन है और ये मसल है, अगेन ये टेंडन है। तो टेंडन क्या करता है? टेंडन उस मसल को होल्ड करके रखता है ताकि वो इस बोन्स से चिपकी रहे। ठीक है, और ये जो दो बोन्स के बीच में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लिगामेंट्स होते हैं। नाउ अगर आप टेंडन से पूरी बॉडी अटैच है तो ये आपकी पूरी, देखो पूरी वो बोन्स है, उस बोन्स के आसपास पूरी तरह से मसल लगाने पर हमारी एक पूरी बॉडी रेडी हो जाती है। ठीक है, नाउ व्हेन द मसल अटैच टू अ बोन कॉन्ट्रैक्ट, इट पुल्स द बोन्स एंड मेक देम मूव। मतलब अब मसल कैसे मूवमेंट करवाती है? तो आपको पता होगा कि जब मसल बोन से अटैच होती है, ठीक है, तो वो दो तरह के काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। इसी के हेल्प से वो बोन्स को मूव करवा सकती है। मसल्स कैन ओनली पुल बट कैन नॉट पुश द बोन बैक। मसल का काम होता है कि वो बोन को खींचती है बट उसे पुश नहीं कर सकती, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं छोड़ती। जबकि अनदर मसल इज रिक्वायर्ड टू पुट बैक बोन बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि समझिए कि अगर कोई मसल है, उसने एक बोन को अपनी तरफ खींचा है तो अगेन वो उसको वापस उस पोजीशन पे नहीं छोड़ेगी। उसको वापस पोजीशन पे छोड़ने के लिए यहाँ पर एक और मसल चाहिए जो उसे इस तरफ खींचे। ठीक है, यानी कि कोई भी मसल होती है वो बोन्स को पुल कर सकती है, पुश भी नहीं कर सकती। पुश करने के लिए फिर उसे दूसरी मसल की ज़रूरत होती है। यानी कि एक मसल एक बार में एक ही टाइप का ऑपरेशन कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब है वन मसल पुल्स द बोन्स अवे फ्रॉम द जॉइंट। एक मसल जॉइंट से बोन्स को दूर करेगी। ठीक है, जबकि दूसरी उसकी जो पार्टनर मसल होगी, पार्टनर मतलब उसके जस्ट अपोजिट साइड में, वो उसको वापस अपनी ओर खींचेगी। इस तरह से मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, और सारी मसल इस तरह से आपस में मिलकर काम करती है जिसके कारण मूवमेंट हो सकता है। तो हर जगह मसल के पेयर बने होते हैं। अगर एक उसको बोन्स को दूर कर रही है जॉइंट से तो दूसरी जॉइंट के पास लेकर आएगी। ठीक है, अब ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि कैसे आप मसल के बारे में समझ सकते हो कि कैसे मसल वर्किंग करती है। तो अपने हाथ को इस तरह से उठाइए और अपनी इस तरह से ये जो आपकी रेडियस है और अल्ना है उसको ऊपर की तरफ उठाइए। तो आप देखेंगे कि जब आपने अपना हाथ उठाया तो ये वाला हिस्सा फूल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो मसल्स हैं, ठीक है, ये पुल कर रही है और दूसरी वाली मसल चपटी हो गई है, बिल्कुल फ्लैट हो गई है। यानी कि यहाँ पर स्ट्रेच ज़्यादा है, नीचे वाली मसल में खिंचाव ज़्यादा है, स्ट्रेचिंग ज़्यादा है, और ऊपर वाली रिलैक्स में यानी कि ज़्यादा फूली हुई है। जबकि आप हाथ फिर से सीधा करते हैं तो सीधा करेंगे तो अगेन ये वाली जो मसल है इसको ऊपर की तरफ पुल कर रही थी, अगेन ये वाली मसल उसको वापस नीचे की तरफ पुश कर लेगी, हाथ सीधा हो जाएगा। तो दोनों की साइज़ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर आप हाथ को फिर से अपने ट्राइसेप दिखाने वाले तरीके से, यानी कि अगर आप हाथ को इस तरीके से मोड़ लेते हैं, ये आपका शोल्डर पार्ट है, ये आपका हैंड है और ये एल्बो, इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। ठीक है, अपने हाथ को थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे मोड़ के, तो ये वाली जो बाहर वाली मसल्स है, जो भी ये नीचे वाली थी, वो स्ट्रेचिंग में आ जाएगी और ये वाली अंदर वाली फूल जाएगी, जिसको आप ट्राइसेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाली कहलाती है बाइसेप, जब आप हाथ को इस तरह से उठाएंगे, और जब इस तरह से मोड़ेंगे तो नीचे वाली कहलाती है वो ट्राइसेप। तो इस तरह से आप मसल्स का मूवमेंट देख सकते हैं कि कैसे दो दो मसल अपने पैर बनाकर मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोकोमोशन पढ़ेंगे कि एनिमल में लोकोमोशन कैसे होता है। थैंक यू।